lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था बिजनेस स्टडीज़ का, क्लास 11th का, है ना। उसमें हमने क्या किया है, ऑलरेडी हम सोल ट्रेड पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं, हम इसमें LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं, और लास्ट हम जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस की क्लास भी लगा चुके हैं, राइट। जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस। अब हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता क्या है, देखो ये एक तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क नहीं करता। देखो नॉर्मली हम बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि बिजनेस वही है जो प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क करे, राइट। लेकिन बेसिकली ये प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क नहीं करता। तो इसमें है क्या, इसमें कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, फॉर एग्जांपल 10 लोग इकट्ठे होके कोई सामान खरीदते हैं। अब वो मतलब बल्क में खरीदेंगे, क्योंकि अब 10 लोग अगर अपनी नीड के अकॉर्डिंग सामान खरीदेंगे तो वो बल्क में खरीदेंगे, समझ रहे हो। बल्क में खरीदने के कारण उनको वो सामान क्या हो जाएगा, सस्ता मिलेगा, है ना। तो इसीलिए उन सबका क्या होगा, फायदा हो जाएगा। बेसिकली इनका क्या होता है कि जो मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनका फायदा, आपस में एक दूसरे का फायदा देखना है, बाकियों का फायदा नहीं देखना। हाँ, कई बार क्या होता है, जो सामान खरीदा वो बच गया तो ये बाहर कस्टमर्स को बेच सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो प्रॉफिट हो भी सकता है। लेकिन इनका जो मेन एम है वो है अपने आपस में मेंबर्स का फायदा करना, ना कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। सो कोऑपरेटिव इज नॉट सिंपली अ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, लेकिन एक मूवमेंट है जो लोगों को लिमिटेड मीन्स, जिनके पास कम पैसा है, उनको साथ लाके उनका फायदा करता है, समझ रहे हो। सो कोऑपरेटिव का मतलब क्या है, एक साथ काम करना। जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, एक दूसरे की हेल्प करना, ठीक है। सो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल सेविंग्स पे बेस्ड है, कि जिन लोगों के पास स्मॉल सेविंग्स है डिफरेंट पीपल की, उनको हम कलेक्ट करते हैं एक सोसाइटी के थ्रू, फंड्स रेज करते हैं और नीडी मेंबर्स को फायदा देते हैं, उनको लोन्स वगैरह दे दिया, लार्ज साइज ट्रेड की, लाइक गुड्स लार्ज क्वांटिटी वगैरह में खरीद के, तो वो चीजें आ जाएंगी। कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है अदर फॉर्म से एक तरीके से, क्योंकि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन चाहे यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस को फॉलो करता है, लेकिन बट दे प्रेफर सेविंग देयर मेंबर्स रेदर देन अर्निंग प्रॉफिट। वही बात आ गई ना कि मेंबर्स के लिए वर्क करता है, प्रॉफिट्स के लिए वर्क नहीं करता। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है, ये ध्यान रखना भाई, सोल ट्रेड की रजिस्ट्रेशन का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि सोल ट्रेड में कोई भी एक्ट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ा था, पार्टनरशिप पढ़ी थी। उसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, लेकिन कंपलसरी नहीं है, मतलब रजिस्टर करवा भी सकते हैं, नहीं करवाना तो मत करवाओ, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने के अपने फायदे हैं। LLP में क्या था, LLP का एक्ट है 2008, जिसमें कंपलसरी था कि इसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसके बाद हमने पढ़ा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसमें हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन की कोई बात नहीं है कि ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं होता, ठीक है। और अब पढ़ रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1932, ठीक है। और या फिर अगर किसी अपना स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है किसी स्टेट का, लाइक अगर बंगाल, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, चेन्नई, इनके खुद की सोसाइटीज एक्ट है, तो उसके अंडर हमें अपनी सोसाइटी को क्या है, रजिस्टर करवाना कंपलसरी है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, वॉलेंटरी, लोग अपनी इच्छा के अनुसार, एसोसिएशन होती है, पर्संस मिलते हैं हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, समझे। सो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ लोग मिलकर कॉपरेशन से बनाते हैं, ठीक है, ताकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट कॉमन होता है उनका। लाइक फॉर एग्जांपल कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या बनाते हैं कि हम अपना सामान लार्ज क्वांटिटी में खरीदेंगे डायरेक्टली होलसेलर से, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, चीप रेट से सामान मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी ब्रोकर या एजेंट की जो एक्सप्लॉयटेशन है उससे बचने का मौका मिलता है। अगर मार्केटिंग कोऑपरेटिव बना ली, लाइक लगा लो एग्रीकल्चर वाले जितने भी फार्मर्स हैं, वो 10-12 इकट्ठे हो गए कि हम इकट्ठा जाके बार्गेनिंग करेंगे, तो उनकी ज्यादा अच्छे से बार्गेनिंग होगी ना, ऑब्वियस सी बात है, रेट ज्यादा से रहेगा। तो जैसे मार्केटिंग कोऑपरेटिव एस्टैब्लिश होते हैं विद द पर्पस ऑफ गेटिंग प्रॉपर प्राइस ऑफ द गुड्स, है ना। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होता है लाइक फार्मर, आर्टिशंस, वो क्रेडिट कोऑपरेटिव्स क्या होती हैं, जो एक दूसरे को शॉर्ट टर्म लोन, कमेटियां डालते हैं ना, वो चीज कि आपस में एक दूसरे को शॉर्ट टर्म लोन देती रहती है ना। और कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज क्या होती हैं, जो कोऑपरेटिव फार्मिंग देती है स्मॉल फार्मर्स को, ताकि वो लार्ज स्केल पे काम कर सके। और हाउसिंग कोऑपरेटिव्स क्या होती हैं, जो एक दूसरे को हाउसेज लेने में हेल्प करती हैं, समझ रहे हो, लोन वगैरह दे दी इजी टर्म्स पे, रेजिडेंशियल हाउस दे दी इजी टर्म्स पे, EMI कम कर दी, ठीक है, वो चीजें। सिमिलरली प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव क्या होती हैं, ताकि रॉ मटेरियल वगैरह, मशीनरी वगैरह स्मॉल मैन्युफैक्चर को इजीली मिल जाए। तो बेसिकली हम किसी भी तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो वो चीज आ जाएगी इसमें। सो डेफिनेशन क्या है, कोऑपरेटिव इज द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहां पे पर्संस वॉलंटरी एसोसिएट होते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट देमसेल्व्स। इजी है।
ठीक है। सो द अबव मेंशन डेफिनेशंस ये चीज़ क्लियर करती हैं कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वो फॉर्म है बिजनेस का जो वॉलंटरी फॉर्म किया जाता है बाय द पर्सन ऑफ द सेम लेवल ऑफ द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग देयर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो आई होप आपको मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो अब आ जाए इसके फीचर्स पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो पहला तो वॉलेंट्री मेंबरशिप, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि किसी के साथ भी फोर्स नहीं किया जाता, धक्का नहीं किया जाता कि आप हमारी सोसाइटी का जो है मेंबर बनो। ये वॉलेंट्री अपनी इच्छा से एसोसिएशन होते हैं पर्सन्स की, लेट नो इंडिविजुअल बी कंपेल्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोई भी मेंबर बन सकता है जब उसको सही लगता है, और मेंबरशिप छोड़ भी सकता है आफ्टर गिविंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि मुझे नहीं अब रहना, ठीक है। और मेंबरशिप छोड़ने के बाद जो मेंबर है वो अपनी कैपिटल भी लेके जा सकता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो भी हैं। सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि कोई भी मेंबर जो अपना ट्रांसफर नहीं कर सकता शेयर टू अनदर पर्सन। ये पार्टनरशिप में भी हमने पढ़ा ना, ये नहीं है कि अगर एक मेंबर कहे कि मेरी जगह मेरा बेटा आएगा जी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो उसको अलग से मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन बिकमिंग द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, ये सब नहीं मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। हर एक के पास एब्सोल्यूट राइट होता है मेंबर बनने का, लेकिन कुछ केसेस में मेंबरशिप रिस्ट्रिक्टेड होती है टू पर्टिकुलर ग्रुप। अब मुझे एक बात बताओ, लाइक फॉर एग्जांपल एक फार्मर की बन रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसमें तो फार्मर्स ही आएंगे ना, बिजनेसमैन थोड़ी आएंगे। तो ये थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, बाकी इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद लीगल स्टेटस है इसका, क्योंकि रजिस्टर करवाना पड़ेगा और इसको पीछे कोऑपरेटिव वर्ड यूज करना पड़ेगा, है ना। सो नो एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स कैन यूज द वर्ड कोऑपरेटिव विद द नेम अनलेस इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ठीक है। सो यहाँ फिर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, जब रजिस्टर हो जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट तो एक सेपरेट एंटिटी बन जाती है अपने मेंबर से। इसका मतलब है कि सोसाइटी खुद एक एसेट्स वगैरह खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, कोर्ट पे केस हो सकता है, कोर्ट में केस कर सकती है, तो ये चीजें आ जाएंगी, राइट। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी है, जो लाइबिलिटी होते हैं मेंबर्स के ऑर्गेनाइजेशन वो लिमिटेड होती है टू द शेयर्स और गारंटी गिवन बाय देम। कंट्रोल की बात करें तो मेंबर जो है खुद डेमोक्रेटिक वे में काम करते हैं। वो क्या करते हैं, आपस में जितने मेंबर्स हैं उसमें 2-4 मेंबर्स को मतलब कहते हैं लीडर की तरह हायर कर लेते हैं। तो एक मैनेजिंग कमेटी बना लेते हैं जो कि इलेक्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग इन द जनरल मीटिंग। हर मेंबर के पास राइट होता है कि वो ओनली 1 वोट देगा, चाहे उसने जितने भी शेयर्स खरीद रखे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, समझ रहे हो। तो कोई भी ऑटोक्रेटिक वे में बिहेव नहीं कर सकता कि अगर मेरे पास 51% से ज्यादा वोटिंग राइट है, ठीक है, मैंने पैसा ज्यादा लगा रखा है तो मैं ज्यादा वोट नहीं कर सकती। 1 पर्सन 1 वोट पे ये क्या है, आधार है, समझ जाना, ठीक है। फिर उसके बाद सर्विस मोटिव, यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं है। मेन पर्पस क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प करना मेंबर्स की। मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प का मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी गुड्स एंड सर्विसेज देती है कॉस्ट प्राइस प्लस हेल्प द मेंबर्स बाय अर्निंग प्रॉफिट, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद इक्वलिटी ऑफ वोटिंग मेंबर्स, वही आ गया ना, 1 पर्सन 1 वोट। इसमें ये नहीं है कि जिसने ज्यादा पैसा लगाया है वो ज्यादा वोट देगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो हर मेंबर जो है उसके पास है कि वो अपनी वोट दे सकता है, ठीक है। द नंबर ऑफ शेयर्स परचेज बाय मेंबर हैज नो रेलिवेंस विद द राइट टू वोट। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, अब ये समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया, तो उस प्रॉफिट का कैसे यूज करना है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कहता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट या अगर सरप्लस हो जाए तो सबसे पहला जितना भी प्रॉफिट हुआ तो 1/4 ऑफ द सरप्लस हम जनरल रिजर्व में डालेंगे कि फ्यूचर में अगर बाई चांसली लॉस हो जाए या कोई नुकसान हो जाए उसको कवर करना है, ठीक है। तो 1/4 तो वहीं डाल दिया, बचा कितना, 3/4। अब हम क्या करेंगे, जिन्होंने शेयर्स खरीद रखे हैं हमारी कैपिटल सोसाइटी के, उनको हम डिविडेंड देंगे ऑन द कैपिटल एट ए डेफिनेट रेट, ठीक है। और जो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10% तक मैक्सिमम क्या दे सकते हैं, डिविडेंड दे सकते हैं। फिर कुछ पार्ट सरप्लस का हम डेवलपमेंट ऑफ द एरिया पे भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे सोसाइटी काम करे, मतलब सोशल वेलफेयर, जो 10% ऑफ द टोटल सरप्लस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सोशल वेलफेयर के लिए भी काम कर सकते हैं, लाइक पार्क बनवा दिया, हॉस्पिटल में हेल्प कर दी, कोई स्कूल में हेल्प कर दी, है ना। तो वो चीजें अगर फिर भी पैसा बच जाता है तो मेंबर्स में बोनस की फॉर्म में बांट देंगे, लेकिन बोनस जो है वो शेयर्स के बेस पे नहीं होगा, सबको इक्वल मिलेगा, समझ रहे हो। बोनस शुड बी डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ परचेजेस मेड बाय द मेंबर्स ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इजी तो ये याद रखना, पहला तो 1/4 तो ये अपने पास ही रखेंगे जनरल रिजर्व के लिए, आगे फिर डिविडेंड वगैरह देंगे और कुछ पार्ट फिर ये सोसाइटी की हेल्प के लिए बांट सकते हैं, आगे सरप्लस वगैरह की इसी करेंगे, ये कर लेना इसी, ठीक है। और ये ज्यादातर ना कैश ट्रेडिंग करते हैं, ध्यान रखना, ये उधार में काम नहीं करते क्योंकि इतने सारे मेंबर है, सबको उधार देने लग गए तो फिर ये परचेज कैसे करेंगे ना सामान। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रेफरेंस देती है कैश ट्रेडिंग को। कंपेरेटिवली स्मॉल फाइनेंशियल रिसोर्सेज है इनके पास और कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन है नहीं, है ना, कि ये सोसाइटी जो है क्रेडिट पे नहीं कर सकती, लेकिन ये फिर भी प्रेफरेंस देती है कि ये कैश में ज्यादा काम करती है। और फाइनेंस की अरेंजमेंट कैसी होती है, कैपिटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स टू द मेंबर। जो मेंबर बन रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं, लोन्स वगैरह ले सकते हैं गवर्नमेंट से, और कई बार गवर्नमेंट जो है आगे आके भी इनको हेल्प करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बने, लोगों का भला हो, ठीक है। और जब ये रजिस्ट्रेशन हो गई तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल कहीं ना कहीं आ जाता है। जब हम गवर्नमेंट के एक्ट के अंडर किसी बिजनेस को रजिस्टर करवा देते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल करती है थ्रू जो सोसाइटी है, वॉलंटरी एसोसिएशन है, लेकिन गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती है, टाइम टू टाइम उसके अकाउंट्स को चेक करती है। ये तो नहीं देखती कि नाम इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी रख रखा है और लोगों को ये ठग रहे हो, है ना। तो ये चीजें भी वो ध्यान में रखती है।
इजी। तो ये था आपके पूरे फीचर्स किसके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के। अब आता है कि जब बनेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैसे बनेगी, उसका कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है ना। सो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 या जो कुछ स्टेट हैं जिनके पास अपने एक्ट हैं, लाइक वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनके खुद के सोसाइटीज एक्ट हैं, ठीक है, उसमें जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो पर्सन कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना चाहते हैं वो एक एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उस रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। उसमें क्या क्या होगा फॉर्म में कि क्या हम कौन सी सोसाइटी, नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, शेयर कैपिटल की डिटेल्स, राइट, ड्यूटीज, मेथड ऑफ बिकम अ मेंबर, तो वो सारी जो है रूल्स लिखे होंगे कि कैसे हमने सोसाइटी को चलाना है, नेम्स एंड एड्रेस, मिनिमम 10 मेंबर्स, रूल्स क्या होंगे सोसाइटी के, है ना, वो चीज़। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होता है, जो फॉर्म भरा है वो सही है, उसमें सही इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड कर लिया जाता है, उसको सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है। सोसाइटी के पास अब राइट है कि वो एसेट्स वगैरह खुद खरीद सकती है, सारा काम कर सकते हैं। ईजी, समझ आया। तो ये बेसिक सा पॉइंट था। अब आ जाओ ऑफिस बियरर्स कौन होंगे, मतलब मेन जो डिसीजन लेंगे वो कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे। सो ऑफिस बियरर्स होंगे जो मेंबर सेलेक्ट करेंगे ताकि स्मूथ रनिंग हो कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट होगा, फिर वाइस प्रेसिडेंट होगा, एक सेक्रेटरी होगा और एक ट्रेजरी होगा। ऑफिस बियरर्स जो है जनरली 2 साल के बाद वोट करके आपस में हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ईजी, समझ आया। तो अब आ जाओ डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटी और पार्टनरशिप, क्योंकि उसमें बहुत सारे मेंबर है, उसमें बहुत सारे मेंबर, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट या स्टेट का एक्ट, इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। रजिस्ट्रेशन की बात करें कंपलसरी है, इसमें कंपलसरी नहीं है, मर्जी है। म्यूचुअल प्रॉफिट्स की बात करें कि इससे नॉन मेंबर्स को भी फायदा होता है, ठीक है, वो भी गुड्स वगैरह परचेज कर सकते हैं, तभी हमें फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ पार्टनर्स तक ही रहता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इसमें सिर्फ ये होता है कि लोगों को हेल्प करना है। और इसमें क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटी करना, प्रॉफिट कमाना। इसके नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो 10 से 100, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें क्या है, मिनिमम नंबर तो 10 तो होने ही चाहिए, और 100 इन केस ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। अगर क्रेडिट सोसाइटी है तो 100, बाकी किसी के लिए कोई लिमिट नहीं है, 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, और बैंकिंग बिजनेस में कितने हैं भाई, 10, ये ध्यान रखना, ठीक है। इजी, चलो नेक्स्ट किस किस तरह की हो सकते हैं वो तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया था। कंज्यूमर्स की हो सकती है, प्रोड्यूसर्स की हो सकती है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी हो सकती है, क्रेडिट सोसाइटी हो सकती है, फार्मिंग सोसाइटी हो सकती है, हाउसिंग सोसाइटी हो सकती है, ये पढ़ लेना, ठीक है। अब जो लास्ट रह गया वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। कहता अब सबसे पहले तो इजी फॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें एक फॉर्म ही तो भरना है ना। फॉर्म भर के कोई भी 10 एडल्ट्स जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, रजिस्ट्रार के पास जाके इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई भी एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर नहीं है। अच्छा, लिमिटेड लाइबिलिटी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो है नहीं, तो ये भी इसमें है। स्टेबिलिटी है कि अगर कोई मेंबर छोड़ के भी चला जाता है तो सोसाइटी बंद तो नहीं हो जाएगी ना, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, क्योंकि हमने खुद वोट देके जो है प्रेसिडेंट वगैरह इलेक्ट किए हैं, है ना, तो वो चीज़ आ जाएगी, वो इलेक्ट हुए हैं और 1 मेंबर 1 वोट के हिसाब से हुए हैं, तो ये तो है नहीं कि किसी को कम चांस मिला, किसी को ज़्यादा मिला। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी इसके कम होते हैं, ठीक है, कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह करने की इनको जरूरत नहीं है, फालतू का खर्चा ये करते नहीं, बस आपस में इनका हेल्प रहता है। टैक्स एडवांटेज होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो अर्निंग्स होती हैं वो टैक्स के एग्जम्प्ट होते हैं, कि उन पर इनकम टैक्स नहीं भरना, समझ रहे हो, और कुछ स्टैंप ड्यूटी वगैरह भी इनको नहीं करनी होती, तो वो चीज़, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं करनी। स्टेट पैट्रोनेज है, गवर्नमेंट भी इनको हेल्प करती है, स्टेट मतलब क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी इनको हेल्प करते हैं कि सोसाइटीज़ जो है बढ़ें, वो लोन वगैरह देती हैं, तो वो भी पॉजिटिव पॉइंट है। चीपर रेट पे गुड सप्लाई करती हैं, अदर बिजनेस भी कर सकते हैं कि अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी हिस्सा हूँ, साथ में किसी और बिजनेस का भी काम कर रहे हैं ना। और इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन होती है कि जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो आगे आके इससे क्या है, हेल्प ले सकते हैं, है ना, आगे काम कर सकते हैं, तो वो चीज़ आ जाएगी। उसके बाद है लिमिटेशंस क्या है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की, तो थे फायदे। अब लिमिटेशन क्या है, लैक ऑफ कैपिटल, क्योंकि जो 10 लोग मिले हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है, अगर इतना पैसा होता तो वो अपना अपना बिजनेस ना कर लेते, है ना। तो ये जनरली मोस्टली अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो इकोनॉमिकली पुअर होती हैं, लिमिटेड एरिया होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेसर रेट ऑफ डिविडेंड होता है, 1 मेंबर 1 वोट भी इसके इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करता है कि जब सबको इक्वली रोल मिलना है तो मैं ज़्यादा पैसा क्यों लगाऊं। मैनेजमेंट भी इनकम्पिटेंट है कि 210 मिल के आपस में 4 को डिसाइड कर लिया, पता नहीं वो कैसे हैं कैसे नहीं, है ना। क्योंकि कंपनी में क्या होता है, जब हम कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात पढ़ेंगे ना, तो एक स्पेशल एक्सपीरियंस लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिठाया जाएगा जो मैनेजमेंट में बहुत बेस्ट है ना, तो उस चीज़ का हमें वहाँ कंपनी में फ़ायदा मिलता है। कैश ट्रेडिंग है, वो भी एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, कैश में ही ज़्यादा काम करते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी है, क्योंकि गवर्नमेंट मैंने आपको बताया इंटरफेयर करती है, टाइम टू टाइम चेक करती है, रूल्स रेगुलेशन देखती है। मोटिवेशन भी नहीं है, क्योंकि लोग क्यों काम करेंगे, उनको पता है हो ही जाना है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई भी आगे आके खुद काम करके राजी नहीं है।
पब्लिक कॉन्फिडेंस, लोग इस पे ट्रस्ट भी नहीं करते हैं, है ना। इंडिविजुअल जो है मेंबर्स बन जाते हैं, पॉलिटिकली वो मोटिवेटेड होते हैं, बस वो हर्ट करते हैं फेथ ऑफ द पीपल को, मोस्टली यही देखा गया है। सिक्रेसी भी नहीं है, अब लोग अलग अलग तरह के लोग आके यहाँ पे मेंबर्स बन रहे हैं, और आपस में लड़ाई झगड़े भी ज़्यादातर होते ही रहते हैं। जब आपस में इतने लोग काम करेंगे तो कितने साल अच्छे से काम कर लेंगे, कहीं ना कहीं तो आगे लड़ना ही है ना, तो वो चीज़ आ जाएगी। तो कंक्लूजन की अगर बात करें तो एडवांटेज डिसएडवांटेज जब हमने पढ़ लिए तो हमें ये पता लगा कि ये सोसाइटी एक्ट एज अ लिविंग फोर्स फॉर द पुअर, है ना, एंड द पीपल विद लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसका मतलब है कि वो फुल्ली कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जो नीड होती है, नीड ऑफ द आर, आज की जो जरूरत है, अटेंशन शुड बी पेड टू द रिमूवल ऑफ द डिफेक्ट्स और लिमिटेशन को खत्म करना चाहिए, है ना। सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रूव कर सकती है बोन टू द पुअर पीपल इन द सोसाइटी, अगर वो वर्क करे और उनकी लिमिटेशंस को खत्म कर दिया जाए, ठीक है। सो अगर एडवांटेजेस का ध्यान रखें तो स्मॉल साइज सोसाइटी नहीं, कुछ बिग साइज सोसाइटी भी हैं जो आजकल इंडिया में चल रहे हैं, लाइक इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन है, बिग साइज कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसकी कैपिटल 250 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो अगर इनकी लिमिटेशंस को मिटा दिया जाए तो बेस्ट फॉर्म है, लोगों को आगे आने के लिए बहुत अच्छे से काम करती है ये, ठीक है। तो ये था आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूरा टॉपिक, इसको करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.